So students, the next topic is the problems of newborn state of Pakistan. यानी कि पाकिस्तान जब नया नया तश्कील या वजूद में आया तो उसको कौन कौन से ऐसे मसले मसाइल फेस करने पड़े. स्टूडेंट्स, आई एम प्रीटी श्योर आपने इस बारे में पहली भी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, मैट्रिक में भी आप लोगों ने इस बारे में पढ़ा है. थोड़ा सा हम इसको मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो फर्दर क्लियर हो जाएं. मैं स्टूडेंट्स आपको एक और छोटी सी बात एज ए टिप बताती चलूँ कि व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस प्लीज़ बी केयरफुल कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ बुक नॉलेज नहीं लिखनी. आप करंट अफेयर्स के बारे में उसके अंदर ऐड करें चीज़ें, आप उसके बारे में बताएं कि आजकल हालिया क्या हो रहा है. मैं आपको फर्दर वी विल बी डिस्कसिंग एज वेल बाय द एंड ऑफ द लेक्चर या टॉपिक्स के एंड में मैं आपको साथ साथ करंट अफेयर्स का भी थोड़ा थोड़ा बताती जाऊँगी. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो अभी हम बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स की. तो पाकिस्तान जब वजूद में आया तो देयर वर अ लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज जो कि पाकिस्तान के शुरू के दिनों में स्पेशली बहुत ज़्यादा फेस करने पड़े. हमारे पास गवर्नमेंट फंक्शनरीज नहीं थे, सीनियर ऑफिसर्स हमारे पास नहीं थे. जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था इन आवर प्रीवियस क्लासेस एज वेल कि सर सैयद अहमद ख़ान वाज द एक्चुअल पर्सन जिन्होंने एजुकेशन की तरफ लोगों का रुझान किया था कि भाई सारी पोजीशंस तो हिंदूज़ के पास चली जाएंगी और ब्रिटिशर्स एंड हिंदूज़ वर हैविंग बेटर रिलेशंस एज़ कम्पेयर टू मुस्लिम्स जो थे वो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन तालीम नहीं हासिल कर रहे थे, मॉडर्न एजुकेशन से बच रहे थे. तो मुसलमान जो हैं वो पीछे रह गए थे. तो नेचुरली हमारे जब एक नई इंडिपेंडेंट मुल्क तश्कील होता है, जब बनता है तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्राइसिस और ऑफिशियल क्राइसिस, सीनियर हमारे पास ऑफिसर्स नहीं थे. ये एक बहुत बड़ा हमें एक सेटबैक था हमारे लिए. फिर ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे, ब्रिटिशर्स, उन लोगों को एम्प्लॉय किया गया ताकि हमारी जो फंक्शंस हैं ऑफ गवर्नमेंट वो प्रॉपरली चल सके. आर्मी चीफ्स जो थे वो इंग्लिश में हमें रखने पड़े फॉर सर्टन टाइम. हाई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो थे, सीनियर ब्यूरोक्रेसीज, गवर्नर्स वगैरह, चीफ सेक्रेटरीज, ये सारे के सारे आप ब्रिटिश मैन थे, इनिशियली हमें रखने पड़े. और दैट वाज अ बिग सेट बैक बिकॉज टू सम एक्सटेंट हम लोगों को डीप डाउन इनसाइड ये भी पता था कि हमारी फेवर में बहुत ज़्यादा जो ब्रिटिशर्स हैं वो नहीं थे, बल्कि हिंदूज़ और कांग्रेस की जो लीडरशिप है उनके साथ उनकी ज़्यादा दे वर मोर बाउंड, मतलब दे हैड अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप टू विद देम और उसकी वजह से हमारे साथ थोड़ा सा उनका अनजस्ट रवैया रहा. तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसी तरह के हुए जो नॉन पाकिस्तानी ऑफिसर्स थे. जैसे कि अगर हम बात करें आपके कमांडर इन चीफ़ की, तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ही एक्चुअली ऑर्डर्ड द कमांडर इन चीफ़ के वो डिप्लॉय करें आर्मी कश्मीर में, लेकिन ही डिक्लाइंड, उन्होंने ऑर्डर्स ओबे नहीं किए, जिसकी वजह से कश्मीर का एक बहुत मेजर पार्ट जो है, क्योंकि इंडियन ट्रूप्स जो थे वहाँ पर मौजूद हो गए थे और हमारी जो ट्राइबल हमारे लोग हैं उन्होंने थोड़ा सा एनेक्स कर लिया था, लेकिन हमारी जो कमांडर इन चीफ़ थे that was he denied to obey the orders of कायद आज़म, जिसकी वजह से कश्मीर के हमें इश्यूज़ अभी तक हमें फेस करने पड़े. स्टूडेंट्स, दूसरा ये कि जो कराची शहर है उसको कैपिटल करार दिया गया, कैपिटल बनाया गया, और उसकी एक इशू उससे ये भी रिलेटेड था कि बहुत ज़्यादा उस तरह की एसेंशियल फैसिलिटीज़ हमारे पास मौजूद नहीं थी एट दैट टाइम के गवर्नमेंट प्रॉपरली फंक्शन हो सके. और ऑफिसेज़ वगैरह जो हैं उनको सेटअप करना पड़ा मिलिट्री बराक्स में और टेंट्स में. तो और उसके अलावा स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो कि स्टेशनरी आइटम्स जो थे वो नहीं थे, ऑफिस इक्विपमेंट नहीं था, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे मौजूद, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे वो सारे के सारे जला दिए गए. उसके अलावा जो पेपर्स थी वो दे वर नॉट अवेलेबल. तो ये सारे के सारे मसाइल हैं. इसके अलावा एक और जो इशू है दैट वाज ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज़. स्टूडेंट्स, आप लोगों को आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को पता होगा कि तकरीबन 5.5 मिलियन जो लोग थे वो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट करके गए थे. लेकिन कितने लोग आए थे यहाँ पे इंडिया से पाकिस्तान? देवर 6.5 मिलियन पीपल. और हमारी जो इकॉनमी थी उस वक्त बिल्कुल ही फीबल थी, मतलब बिल्कुल ही हम लोग बेसिक्स पे थे. और एक इतनी बड़ी माइग्रेशन की जो रेफ्यूजीज़ की आपके पास लोग आए हैं उसके अंदर तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज था. और तकरीबन 1 मिलियन लोग
آپ کے ساتھ اور آ جائیں جو آبادی ہے, ان کو کس طرح رہائش دینی ہے, ان کا رہنا سہنا, بیسک فیسلٹیز, یہ سارے کے سارے مسئلے مسائل بہت سیریس ہوتے ہیں, اسپیشلی فار اے ویری نیو سارٹ آف اسٹیٹ جو کہ ابھی ابھی اسٹیبلش ہوئی ہے, دنیا کے نقشے پہ آئی ہے, تو ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا یہ. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ریفیوجی ریلیف فنڈ تشکیل کیا, اور اس کا مین مقصد یہ تھا کہ اٹ واز بیسکلی این ایفرٹ, جو ہمارے فادر آف دا نیشن ہیں انہوں نے یہ کوشش کی کہ ایک لوگوں میں آپس میں متحد ہونے کی یا یونائٹ ہونے کی ایک کوشش کی اس فنڈ سے, کہ جو لوگ ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں, ان کی ہیلپ آؤٹ کر سکیں اس فنڈ کے ذریعے. اسٹوڈنٹس جو نیکسٹ ایشو آتا ہے دیٹ از دا ڈویژن آف اسیٹس. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے, اینڈ وی ہیو بین اسٹڈنگ ارلیئر ایز ویل, کہ پاکستان کو جو اس کا ایکچوئل ڈیو شیئر تھا پیسوں کا وہ نہیں مل سکا, اور اس کو اتنا شیئر نہیں ملا. جیسے کہ اگر آپ ان کا سرمایہ جو انڈیا کا تھا دیٹ واز 4 بلین روپیز, تو اس میں سے تقریباً 1 بلین روپیز پاکستان کے حصے میں آنے تھے جو کہ نہیں دیے گئے, اور ابھی بھی دے ور اراؤنڈ 20 کروڑ جو کہ پاکستان کو نہیں ملے, اور کہا یہ گیا کہ یہ کشمیر کی جنگ میں نہ استعمال ہو جائیں. 20% از اسٹل لیفٹ, اور وہ ہمیں ابھی تک نہیں دیے گئے. تو آپ امیجن کریں, بیسک بات اس کا یہ, اس سے مطلب یہ ہے کہ جب ایک اکانومی اسٹرائیو کر رہی ہے, اٹ از ایٹ اے ویری بگننگ فیز, کہ بالکل آپ کی اکانومی اسٹارٹ ہو رہی ہے بلڈ ہونے کے لیے, اور جو آپ کا ڈیو شیئر ہے, اور اسپیشلی وین دیر آر مور پیپل جو کہ ایز اے ریفیوجی آپ کی کنٹری میں آ رہے ہیں, تو اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ کا جو ڈیو شیئر بنتا ہے آپ کو وہ بھی نہ ملے. تو یہ ایک اور انجسٹ ان کے ساتھ رویہ رکھا گیا, اور اس ساری جو پرابلمس ہیں اس کی ریزنس اس لیے بتانی ضروری ہیں بچوں, کیونکہ یو ہیو ٹو نو کہ کس طرح ایک بالکل ہی فرام دا اسکریچ اکانومی کو بلڈ کرنا, فرام دا اسکریچ آپ کے جو نئے لوگ ہیں ان کو کس طرح آپ کی جو ملک کے لیڈرز ہیں, اسپیشلی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ, ان کی کتنی اچھی لیڈرشپ کوالٹیز اور ان کی ایفرٹس کی وجہ سے ہمیں پاکستان ملا. تھینک یو.